तो सरकारी स्कूल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और प्राइवेट स्कूल होगी जिनकी क्षमता नहीं है, जो ताकत नहीं है लोगों की कि वो एजुकेशन दिला सके, तो इसलिए इससे तो अच्छा तो प्राइवेट स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, सरकारी स्कूलों को ही उस रास्ते पे लेके आना चाहिए जो प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए आपका क्या कहना है? सर किताबी ज्ञान अलग, सर किताबी ज्ञान अलग, किताबें अलग, सब्जेक्ट अलग, प्राइवेट स्कूलों का अलग और सरकारी का अलग, एक तो नहीं है सर। इसके ऊपर तो प्रभाव पड़ता है। एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो दोनों अलग अलग है, प्राइवेट की किताबें अलग होती है। देखिए मैं यही तो बात लड़ रहा हूँ। हम तो अलग अलग प्रांतों से आए हैं, हमारे दिल में दुख है, इसके लिए लगे हुए। तो 5S अपने वचन पे, अपने बात पे अड़िग है कि जो हमने प्रणय लिया है वो हम करेंगे। दूसरा, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो हमसे पूछते हैं कि भाई आपकी समाज, आपके संस्था का विजन क्या है। हमारी संस्था का विजन, हमारी संस्था की बातें सुन करके और दिल में उसी की कॉपी कर रहे हैं। मेरी समाज को इतना तो समझ में आना चाहिए कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। नकल ऐसी करो ताकि वो ढंग से कर सको, हैं? ऐसे मत करो, उससे होगा क्या कि भाई इन्होंने किया तो मैं भी कर दूं। मेरे माँ बाप एक गलत वर्ड बोलते थे। मेरे माँ बाप ऐसे कहते थे कि घोड़े की नाल ठोक रही थी तो किसी और जानवर ने भी कह दिया कि मुझे भी ठोक दो और हुआ ऐसा कि सब उनका जीवन नष्ट हो गया। तो ऐसा ना करें, कम से कम करना है हमें
और 5S फाउंडेशन के हर एक पदाधिकारी को ये खुशी है कि कुछ हमारे लोग हमारी कॉपी तो कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, शिक्षा पे काम तो करने लगे। नहीं तो एक भेड़ चाल चली थी कि संस्थाएं बनाओ, और संस्थाएं बनाने के पीछे उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक था, अपनी रोटी सेकना, अपना घर भरना, समाज से कोई लेना देना नहीं था। 5S फाउंडेशन शिक्षा के साथ साथ नौकरियां तो हैं, लोग पढ़ रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। 5S फाउंडेशन स्वयं रोजगार पर भी काम करती है। आपको, आने वाली पीढ़ी को या नौजवानों को हम लोग स्वयं रोजगार कैसे खड़ा किया जा सकता है, उस पर शुरुआत करेंगे। और बहुत जल्दी आपको हमारे 5S फाउंडेशन के या 5S फूड स्टॉल, 5S स्टोर, इस तरह की छोटी छोटी चीजें दिखाई देंगी, जिससे आपको लगेगा कि 5S फाउंडेशन काम कर रही है। फाइव एस फाउंडेशन, आपने इंटरनेशनल योगा टीचर को अभी देखा होगा। इंटरनेशनल योगा टीचर ने हमसे प्रॉमिस किया है कि ऑल इंडिया बेसिस पे जितने भी लोग ऑनलाइन योगा सीखना चाहते हैं, वो उनकी तरफ से 5S फाउंडेशन को फ्री सिखाया जाएगा। एक बच्ची है यहाँ पर, बबलू किधर है बच्ची? ये बच्ची है, ये एक मार्शल आर्ट की स्पेशलिस्ट है। बबलू की तरफ से प्रॉमिसेस है कि ऑल इंडिया में जितने भी लोग मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन 5S के लिए उनकी तरफ से ऑनलाइन फ्री क्लासेस दी जाएंगी। आने वाले एग्जाम के बाद कैरियर गाइडेंस की क्लासेस होंगी। हमारी समाज के डॉक्टर, वकील, पुलिस अफसर और भी प्रशासनिक लोग आपको आकर के ऑनलाइन क्लासेस में कैरियर गाइडेंस के लिए मदद करेंगे। यानी 5S फाउंडेशन ये संस्था के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा पैकेज है। दबे, कुचले, शोषित, वंचित समाज के लिए एक पैकेज है, और इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। अब फर्क है अपना अपना, मेरे दिल में दर्द है, दर्द को मैं बयां करता हूं। मैं दुष्यंत कुमार की एक कविता कहूंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो ताली बजा देना, नहीं तो जय भीम। हो गई है पीर परवर पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही हो आग कहीं भी, मगर आग मगर जलनी चाहिए, आग मगर जलनी चाहिए। जय भीम, जय। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमें आज़ादी दी, भारत का महान संविधान देकर, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा का दान दिया हमें। राष्ट्रीय महासचिव ने 5S फाउंडेशन का जो मिशन है, जो कारवां है, जो उद्देश्य है पूरे देश में, उन्होंने बहुत ही आईने की तरह आपके समक्ष अपनी बातें रखी। और बिंदुमात्र इस बात पे कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जो बातें उन्होंने रखी हैं, आने वाले 10 सालों में निश्चित तौर से 5S फाउंडेशन इन तमाम जो हमारा मिशन है, कारवां है, इसको सफलता और इसको पूर्ण करने का संकल्प लेती है। शिक्षा को हमने 2 भागों में बांट लिया है। एक शिक्षा जिसको हम एकेडमिक एजुकेशन कहते हैं, यानी किताबी शिक्षा, जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने बहुत ही संक्षेप से, बहुत विस्तार से आपके समक्ष रखी सारी बातें। मैं जो शिक्षा की बात आपसे कहने वाला हूं, वो शिक्षा, अगर वो शिक्षा हमारे बच्चों में ना हो, तो मैं समझता हूं कि एकेडमिक जो ज्ञान, एकेडमिक जो डिग्रियां, वो अधूरी रह जाती हैं। तो वह शिक्षा क्या है?
आज आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पॉलिटिशियंस बन रहे हैं। लेकिन बड़ी वेदना के साथ, बड़े दुख के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा का विस्तार जितनी तेजी से हो रहा है, जितनी तीव्र गति से हो रहा है, ऊंची से ऊंची शिक्षा हमारे बच्चे ले रहे हैं और हम प्रतियोगिता में दौड़ रहे हैं। वहां कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शिक्षा लेने के बावजूद भी वो शिक्षा से क्यों अधूरे रह गए, वो शिक्षा से पूर्ण क्यों नहीं। आज आप देखो, पहले हम देखते थे कि राज्यों में कहीं एक विद्या आश्रम दिखाई देता था। आज पूरे भारतवर्ष में लाखों ऐसे विद्या आश्रम हैं। विद्या आश्रम यानी बुजुर्गों के आश्रम। वो बच्चे जिन्हें माता पिता अपने कंधों पे, जब वो बाल छोटा सा होता है तो माता पिता सपने देखते हैं कि इस बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक ज्ञानी बनाऊंगा, बुद्धिमान बनाऊंगा, बुद्धिजीवी बनाऊंगा और ये आगे चल के परिवार का, समाज और देश के लिए कार्य करेगा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता, ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करता है और बड़े होकर अपने माता पिता को विद्या आश्रम में छोड़ आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। अगर यही शिक्षा हमने लेनी है तो हम अनपढ़ भले हैं। मुझे तो गर्व है श्रवण कुमार पे कि उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी या कोई विद्यालय या कॉलेज में उन्होंने ज्ञान अध्ययन नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी माता पिता को चारों दिशाओं का भ्रमण करवाया। मुझे गर्व है उस शिक्षा पर। ये कैसे शिक्षा की तरफ दौड़ रहे हो, ये कैसे शिक्षा की प्रतियोगिता में जा रहे हो। मैं अपने यहाँ बैठे हुए नन्हे मुन्ने बच्चे जो आने वाले दिनों में हमारे भविष्य है, जो हमारे आने वाले दिनों में इस देश का कर्णधार बनेंगे, इन्हीं बच्चों में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई गृह मंत्री बनेगा। बच्चों, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, जो माता पिता आपको सारा जीवन जिन्होंने आपके लिए समर्पित कर दिया, उनके साथ किसी तरह का अन्याय, किसी तरह का उनको कष्ट, उनको वेदना आप ना दो। बच्चों, याद रखना, जो आज माता पिता का है वो कल आपका होगा। इसलिए किताबी ज्ञान जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने भी हमें शिक्षा का ज्ञान दिया, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि बिना सामाजिक ज्ञान के हमारी शिक्षा अधूरी रह जाती है। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, एक पिता सारी दुनिया से जीत सकता है, लेकिन बेबस होकर अपने बच्चों के आगे वो निढाल हो जाता, हार जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं बच्चे। जब माता पिता रोते हैं तो वो ऊपर जो बैठा हुआ ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, जीसस है। आपको मैं बता दूं कि जब माता पिता दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, जब उनके आंखों से आंसू निकलता है तो स्वयं ईश्वर भी रोता है। इसलिए माता पिता को दुख न दो। समाज इस तरह जोड़ रहा है। आज आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। हकीकत में संस्कार का अभाव है। 5S फाउंडेशन उन्हीं संस्कारों को, उसी शिक्षा की बात करता है, क्योंकि एकेडमिक ज्ञान के बाद, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी अगर आपके अंदर ये सारी प्रवृत्तियां रह गई, अपने माता पिता के प्रति आप सम्मान नहीं दिखा सके, तो मैं समझता हूं आप कहीं भी शिक्षित नहीं। इसलिए हमें अपने बच्चों को कंपटीशन में जरूर डालना है, लेकिन साथ ही साथ उन बच्चों का कैसा जीवन होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जीने की शैली कैसी होनी चाहिए, ये संस्कार भी उनमें डालते हैं। याद रखें, इस देश में बहुत से ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर वो देश में महापुरुष नहीं बने, बल्कि सरकारी विद्यालयों में पढ़कर भी इस देश में
ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि जिनका नाम सुनकर आज भी श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है। जरूरी नहीं कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर हमारा बच्चा ज्ञानी बनेगा, शिक्षित बनेगा। हम शिक्षा की बात तो कर रहे हैं, साथ ही साथ संस्कारों की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस देश के भविष्य, इस देश के कर्णधार, आप इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना है। हम इतनी दूर आए हैं, ये इतने सारे यहाँ महापुरुष बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, ये सभी इस बात के साक्षी हैं कि बच्चों में संस्कार होना बहुत आवश्यक है। देश में जिस तरीके से गंदगी फैल रही है, देश में जिस तरीके से छोटी छोटी नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जिस तरीके से उनके साथ अन्याय होता है, दरिंदगी होती है, वो और कोई नहीं, वो किसी दूसरे दुनिया से आए हुए लोग नहीं हैं, वो हमारे और आपके बीच से ही बच्चे हैं। फर्क इतना है कि उन्हें वो संस्कार नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये कहा है कि अपने बच्चों के हाथों में आप सुबह सुबह उठकर, मैंने देखा अक्सर घरों में बच्चों को माँ कहती है कि धूप काठी जला ले, भगवान के आगे धूप काठी दे दे, पूजा कर ले। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उनका ये पैगाम है, उनका संदेश है कि अपने बच्चों के हाथों में धूप काठी की बजाय अपने बच्चों के हाथों में कलम और किताबें थी, क्योंकि धूप काठी की जो खुशबू है वो चंद समों की होती है, और कलम और किताब की खुशबू उनके जीवन में वो उजाला लाएगी कि वो खुशबू उनके जीवन से कभी नहीं हट सकती। हमें अपने बच्चों के लिए हमेशा एक बात मैं कहना चाहता हूं, कहता भी हूं। कितने घरों में आप बताएं, अपने दिल में हाथ रखें। बहुत से लोग बहुत महाज्ञानी और शिक्षित हैं, आप सही बात बताइए, कितने घरों में हमारे बच्चे बाबा साहब का दिया वो महान संविधान पढ़ते हैं? कितने घरों में संविधान है? कितने लोग हैं जिन्हें अपने देश के मौलिक अधिकारों के बारे में ज्ञान है? यानी क्या है, व्हाट इज अवर फंडामेंटल राइट्स, क्या है हमारा मौलिक अधिकार? जब हम अपने मौलिक अधिकारों को नहीं जानते, जब अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानते, तो हम लड़ाई किस बात की लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, किस पक्ष पे लड़ेंगे? ये बड़ा बहुत ही गंभीर विषय है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा है कि मैं तुम्हें संविधान के रूप में एक बहुत बड़ी ताकत देके जा रहा हूं, उसको पढ़ो। मैं मरा नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हुई, मैं जिंदा हूं, और जिंदा हूं संविधान में। जिस दिन इस देश से संविधान खत्म हो गया उस दिन मेरी मृत्यु हो गई, और जब तक इस देश में संविधान रहेगा मैं जीवित रहूंगा। संविधान को महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे और आपकी आज़ादी के लिए 4 पुत्रों का बलिदान किया। आज हम और आप जो जल पीते हैं ना, नीर पानी, ये भी बाबा साहब की बदौलत है। हम और आप इतने अच्छे सभा घर में बैठे हैं और ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भी बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब ना होते तो कुछ भी नहीं होता। हमारे एजुकेशन के लिए इतना पैसा लग रहा है, हमारे एजुकेशन के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी ने ये नहीं आज तक कहा कि हम पहले प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रांग करें, ये किसी ने नहीं कहा। इसलिए मैं बेनती करके चाहता हूँ सभी न्यायिक से, सभी देशवासियों से, you cannot have strong building on weak foundation। एक तो मेरा भी आप लोगों से कहना है कि जितनी देर तक हम प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत, एलिमेंट्री एजुकेशन को मजबूत नहीं करते, एजुकेशन में कामयाबी उतनी देर तक नहीं होगा। और खास करके हमारे वरिष्ठ लोगों को चाहते ही नहीं। अगर प्राइमरी एजुकेशन मजबूत हो गई, हमारे गरीब बच्चों की, तो हमारा एजुकेशन में वो
आगे निकल जाए। मैं एक दो बात ज़्यादा नहीं, बस एक दो बातें आपसे कह के जाऊँगा। ये तो कि मेरी पहली एजुकेशन मेरा मानना ऐसा है कि हमको 5D फॉलो करने चाहिए। पहला डी, ड्रीम बिग, डिज़ायर होनी चाहिए अच्छा करने की, और ड्रीम हमेशा बड़े से बड़ा करना है। ऐसा ड्रीम करना है जो हमारी कैपेसिटी से ऊपर हो। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे उन्होंने बताया कि सिर्फ सफाई आयोग के बारे में ही सोचते हैं अपने लोग, लेकिन उससे ऊपर हमको ड्रीम करना है। दूसरा, हमको आगे जाने की डेयरिंग होनी चाहिए। सेकेंड डी इज़ डेयरिंग। अगर डेयरिंग नहीं आपके अंदर तो आप आगे नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। थर्ड डी इज़ डिटर्मिनेशन। आपको क्या करना है वो डिटरमाइन कीजिए और उस डिटर्मिनेशन के ऊपर आप खड़े रहिए, और जो आपने डिटरमाइन किया है, जो डिटर्मिनेशन आपने किया है, उसको पूरा करने के लिए पूरा डेडिकेशन होना ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आपके अंदर डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन हो, शरीर अपने आप को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बाबा साहब से एक ही प्रश्न पूछा, भाई गांधी जी तो सो रहे हैं, आप जग रहे हो। तो गांधी जी ने ये बात जो है मीडिया की बाबा साहब ने सुन के मीडिया से कहा, अरे भाई गांधी जी इसलिए सो रहे हैं कि उनका संपूर्ण समाज जग रहा है, और मैं इसलिए जग रहा हूं कि मेरा मुर्दा समाज सोया पड़ा है। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले, महर्षि वाल्मीकि, आज सब कुछ पढ़ाई और लिखाई से भी जो बढ़ते हैं और चलते हैं वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। मैं सभी माता और बहनों को बोलती हूँ, क्योंकि आज पढ़ लिख कर भी घर में बैठेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। कि जैसे आज मैं किसी मंच पर आकर आपके बीच में आकर दो भाषा बोल रही हूँ, आए हुए हमारे सभी डॉक्टर साहब, हमारे राजा भैया जी, सभी मंच के ऊपर उपस्थिति। मैं तालेबर गोहेर अहमदनगर से, मेरा गांव रोही गांव जेवर कस्बे के पास है। श्रीमान आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुरेश जी चौहान और राजा जी वाल्मीकि और 5F फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, मंच पर विराजमान सभी मुख्य अतिथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर अभी आपने एक बात बताई एजुकेशन को लेके कि सभी बच्चों को एजुकेशन का मार्गदर्शन देना चाहिए, और सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इंग्लिश जो क्लासेस हैं वो 6ठी क्लास से, मतलब प्राइमरी पार करने के बाद मिडिल क्लास से दी जाती है। तो जो मिडिल क्लास से एजुकेशन मिलती है इंग्लिश को लेके, लैंग्वेज को लेके, जो इंग्लिश कोर्सेज होते हैं उनको लेके, वो 2.5 साल की उसमें ही होनी चाहिए। तो सरकारी स्कूल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और प्राइवेट स्कूल होगी जिनकी क्षमता नहीं है, जो ताकत नहीं है लोगों की कि वो एजुकेशन दिला सके,
तो इसलिए इससे तो अच्छा तो प्राइवेट स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, सरकारी स्कूलों को ही उस रास्ते पे लेके आना चाहिए जो प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दो, कॉन्वेंट स्कूलों को बंद कर दो, ICS स्कूलों को बंद कर दो, मेरा ये कहना नहीं है। मेरा ये कहना है कि जितने सरकारी प्राइमरी स्कूल या और स्कूल हैं, उनके बराबर एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। चाहे उनका मीडियम इंग्लिश है अगर कॉन्वेंट स्कूलों का, तो हमारे बच्चों का जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनका मीडियम भी इंग्लिश होना चाहिए। अगर उनका हिंदी मीडियम है, इंस्ट्रक्शन जो है, मीडियम और इंस्ट्रक्शन जो है, अगर हिंदी है तो हिंदी में हमारे सरकारी स्कूलों में भी हो जाए। अगर वहाँ पंजाबी है या तमिलनाडु में है तो हमारे बच्चों को कोई इतराज़ नहीं हिंदी, पंजाबी, तमिलनाडु या पंजाबी में पढ़, लेकिन इंग्लिश लेकिन मेरा जो क्वेश्चन जो बात मांग रहा है, सारे देश के लीडरों से मांग रहा है, हर प्रांत, हर देश के, अपने देश के सभी सरकारों से मांग रहा है कि हमें बराबर की एजुकेशन दो। जैसे बच्चा कॉन्वेंट में सिलेबस है, उसी तरह का सिलेबस हमारे बच्चों को। सर किताबी ज्ञान अलग, किताबें अलग, सब्जेक्ट अलग, प्राइवेट स्कूलों का अलग और सरकारी का अलग, एक तो नहीं है सर। इसके ऊपर तो प्रभाव पड़ता है। एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो दोनों अलग अलग है, प्राइवेट की किताबें अलग होती है। देखिए, मैं यही तो बात लड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिस तरह की पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूलों में है, उसी तरह हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में दी जाए। मेरा ये कहना, मेरा ये नहीं कहना सर उसमें क्या 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 पढ़ाया जाता है। मेरा ये कहता है जो जो वहाँ पढ़ाया जाता है वही हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। सर 5S फाउंडेशन का जो आज का ये प्रोग्राम है वो दिल्ली के बच्चों के लिए, भारत के बच्चों के लिए क्या है, मतलब क्या प्रेरणा मिलती है इससे, आप क्या देना चाहते हो? 5S फाउंडेशन जो है वो ऐसा मानती है इस देश में कि जो शिक्षा है वो सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए जी। और मुझे बड़ा कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश में शिक्षा का व्यापार खुलेआम चल रहा है जी। गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास लाखों की या उसके पास 50,000 रुपया देने की हिम्मत नहीं है। प्राइवेट ये प्राइवेट स्कूल का व्यापार और ये जो बाजार इस तरीके से इस देश में चला, शिक्षा को लोगों ने अब इस दिशा में लाके खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस देश में शिक्षा के ऊपर, शिक्षा की सामग्री के ऊपर टैक्स लगता हो, वो देश कैसे शिक्षावीर बन सकता है? जिस देश में शिक्षा इतनी महंगी हो कि गरीब का बच्चा सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी कन्वेंट स्कूल या किसी बड़े स्कूल में पढ़ सकता। इसलिए 5S फाउंडेशन का ये मिशन है कि शिक्षा सबके लिए एक समान हो और शिक्षा इतनी महंगी ना हो। अगर देश की प्रगति चाहिए, देश को शक्तिशाली बनाना है, देश को अगर समृद्ध बनाना है, तो शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है। और उसके लिए सरकार को शिक्षा बिल्कुल रिजनेबल, यानी शिक्षा इतनी होनी चाहिए कि वो जो झोपड़ी का बच्चा है वो भी किसी बड़े स्कूल में जाकर पढ़ सके। 50% का जो मार्गदर्शन आपने बताया 2 पार्टों में बांटने का इसी समाज को, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? जो रिजर्वेशन की बात, मैं ये कहूँगा कि भाई जिन लोगों को जरूरी है उनके लिए रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन होनी चाहिए। अशोक सर, जिनको फायदा नहीं हुआ, उनके बच्चों को फायदा नहीं हुआ, आप ही बता लें कि मैं पंजाब की बात करता हूँ, हमारे लोगों को कितने IAS IPS बने,